दोस्तों, स्टडी विद इंस्पायर्ड लेगेसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 7 के 50 क्वेश्चन आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 कहता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि 1901 से 1921 की अवधि की जनसंख्या घातीय वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है 1921 से 1951 के दशकों की जनसंख्या स्थिर वृद्धि की अवधि को दर्शाता है। और सी है 1951 से 81 के बीच की दशकों के बीच की जो भारत की जनसंख्या थी वो विस्फोटक की प्रवृत्ति को दर्शाती है। और आखिरी जो ऑप्शन है वो कहता है कि विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक जो भारत की जनसंख्या 1350 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो देखिए इसमें 50 पहला वाला जो कथन लिखा गया है ये बात गलत है, क्योंकि घातीय वृद्धि न होकर के 1901 से 1921 की अवधि की बीच की जो भारतीय जनसंख्या की वृद्धि रही है वो बहुत ज़्यादा ही स्थिर अवस्था के रूप में दिखाई देती है। ठीक है। और 1911 से 1921 के बीच की जो जनसंख्या वृद्धि है उसमें ऋणात्मक प्रवृत्ति देखी जाती है। तो इस संदर्भ में पहला कथन भी गलत हो जाता है। और 1921 से 1951 के बीच की जो जनसंख्या है इसमें लिखा गया कि स्थिर वृद्धि, ये दोनों एक दूसरे में आपस में जो है एक्सचेंज कर दिए गए हैं। 1921 से 1951 के बीच की जो जनसंख्या है उसमें घातीय वृद्धि यानी बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है भारतीय जनसंख्या के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। और 1951 से 1981 के बीच दशकों को भारत की जनसंख्या विस्फोटक की अवधि कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो ऑप्शन डी लिखा गया है यहाँ पे विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2050 नहीं हो, यहाँ पे अगर 2025 होता तब ये बात सही होती, क्योंकि 2025 तक जो है भारत की जनसंख्या 1350 मिलियन तक पहुँचने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें बताना है कि सही नहीं है। पहला लिखा गया है कि राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ये बात यहीं पे गलत हो जाती है। पीएम जो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और नीति आयोग का गठन आप लोगों को पता ही है, ये 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था, जो पहले की योजना आयोग का स्थान लिया था। ठीक है, और शासी परिषद में यानी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केवल विधायिका युक्त केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना होगा, ध्यान देने की, यहाँ पे केवल लिखा गया है, केवल विधायिका युक्त केंद्रीय शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ये केवल वाला शब्द ही इसको गलत कर देता है, क्योंकि विधायिका युक्त केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ में वे केंद्र शासित प्रदेश भी जहाँ पे उपराज्यपाल शामिल हैं, जहाँ पे उपराज्यपाल जो है केंद्र के प्रशासक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख भी हो गया। ठीक है, तो ये जो है उस संदर्भ में ये बात गलत हो जाती है। केवल नहीं, यहाँ पे जो है जो उपराज्यपाल हैं उनको भी जो है गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा माना जाता है। और तीसरा है उपाध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट का दर्जा प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डी यानी तीनों कथन गलत हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। यहाँ पे जो है कुछ माइनिंग वाले जो सेक्टर है वहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं और उनके संदर्भ में बताया गया कि वहाँ पे कौन से खनिज की माइनिंग होती है। ठीक है, पहले लिखा गया है बैलाडीला और ये लिखा गया उसके सामने छत्तीसगढ़, ये लॉ-अयस्क। ठीक है, बैलाडीला देखिए ये छत्तीसगढ़ में है, ये लॉ-अयस्क की खदान के रूप में प्रचलित है, तो ये बात बिल्कुल सही है। सिंगरेनी ये कहाँ पर है? सिंगरेनी ये जो तेलंगाना में स्थित प्रदेश है, जो कोयला खदानों के लिए फेमस है, ना कि तांबा। यहाँ पे अगर कोयला होता तो ये बात सही होती। ठीक है, तो ये गलत हो गया। और रानीगंज आप सभी लोगों को पता है, वेस्ट बंगाल का स्थान है जहाँ पे कोयला की खदानें मौजूद हैं, तो ये बात तो सही है। देखिए ये सही हो गया, ये सही हो गया। कोरापुट कहाँ है? ये उड़ीसा का रीजन है जहाँ पे मैंगनीज की खानें पाई जाती है, वहाँ पर उसकी जो है उसका खनन किया जाता है। तो यहाँ पर 3 युग्म जो है सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का भार पृथ्वी की परपटी में सबसे कम प्रतिशत में है।
ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक अभी छोटा सा फार्मूला बताऊंगा जिसको आप लोग आसानी से याद रख पाएंगे। तो मैं आप इसका आंसर जो है सी होगा। सबसे कम प्रतिशत मात्रा में जो है कैल्शियम है। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि इसको अगर आपको याद रखना है कि भूपर्पटी में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनकी कौन कौन सी मात्रा है, कौन कौन से मात्राएं किसके किसके अंदर सबसे ज़्यादा है, तो उसको याद करने का सबसे अच्छा आसान तरीका है OSAIC, यानी ओ से हो जाएगा ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, और फिर आयरन है, उसके बाद कैल्शियम है। ठीक है। अब उसके बाद आप लोग सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यानी आप ऐसे याद कर लेंगे OSAIC यानी ओजैक SPM। तो एस से हो जाएगा आपका सोडियम, फिर आएगा पोटेशियम, फिर आएगा मैग्नीशियम। यानी ये एक जो है यहाँ से घटते क्रम में है। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होता है और सबसे कम मात्रा में जो है मैग्नीशियम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 चीज़ें दी गई थी उनमें कैल्शियम ही एक ऐसा तत्व था जहाँ पर उसकी उपलब्धता सबसे कम मात्रा में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 55 पे चलते हैं। 55 कहता है कि बोधायन शुल्ब सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, जो वैदिक भारतीयों द्वारा किए गए अग्नि अनुष्ठानों से संबंधित ग्रंथ है। ये बात बिल्कुल सही है। पाइथागोरस प्रमेय का सबसे प्राचीनतम प्रमाण वैदिक युग से आता है, जिसे विकर्ण नियम के रूप में संदर्भित किया जाता है। यहाँ तक तो ये बात सही है, पाइथागोरस प्रमेय जो है ये प्राचीनतम प्रमाण इसका वैदिक युग से नहीं आता है। ये बेबीलोनियन सभ्यता के संदर्भ में सबसे प्राचीन युग से जो है ये संदर्भित होता है और इसे विकर्ण नियम के रूप में ज्ञात किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वैदिक युग नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। यह 56 राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो राज्य का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है, ये इसका वर्णन जो है संविधान के आर्टिकल 165 में किया गया है। पहला कथन इसका कहता है कि महाधिवक्ता का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। ये बात बिल्कुल गलत है। महाधिवक्ता का कार्यकाल जो है करंट में जो गवर्नमेंट राज्य में चल रही होती है उसके कार्यकाल पर निर्भर करता है। ठीक है। तो इसलिए संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया है। तो पहला कथन इसलिए जो है गलत हो जाता है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उन्हीं के प्रसाद पर्यंत जो है राज्य का महाधिवक्ता कार्य करता है। और तीसरा है वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का लाभ उठाता है जो राज्य विधानमंडल के एक सदस्य के रूप में उपलब्ध होती है। ये बात भी सही है। तो दोनों यहाँ पे 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। किल स्विच, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। ये लिखा गया एक ऐसा यंत्र है या तंत्र है जिसका उपयोग किसी डिवाइस को या प्रोग्राम को बंद करने या उसे अक्षम करने के लिए किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये ज़्यादातर हार्डवेयर आधारित होते हैं। नहीं, ये बात गलत है। ये सॉफ्टवेयर डिवाइस के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और किल स्विच का उद्देश्य आमतौर पर किसी मशीन या डेटा की चोरी करना, रोकना और किसी आपात स्थिति में मशीनरी को बंद करना होता है। ये बात सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 ये पूछा गया है कि निम्नलिखित स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है राष्ट्रीय स्तर पर इसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नहीं, ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो करते हैं, या रिटायर्ड जज होते हैं। ठीक है। तो पहली बात तो यहीं पे ये गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 58 का दूसरा कथन है हिरासत में लिया गया व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के लिए निःशुल्क कानूनी सेवाओं के लिए पात्र है। ये बात तो बिल्कुल सही है। नालसा आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी गरीब तबके के व्यक्ति हैं जो अपनी कानूनी सेवाएं जो उनकी हैं वो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, उनको उपलब्ध कराने के लिए सस्ते दामों में सस्ते तरीके से उपलब्ध कराने का कार्य जो है नालसा करता है। ठीक है। निःशुल्क सेवाएं जो है उपलब्ध कराने में मदद करता है। जैसे महिला हो गया, गरीब व्यक्ति हो गया, बच्चे हो गए,
इनके संबंधित जो भी केसेस होते हैं वो नालसा हैंडल करता है। ठीक है, उसके लिए उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इसका गठन जो है 1986 में नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट के द्वारा किया गया था। तो केवल यही दूसरा ही कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के संबंध में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है ताजिकिस्तान और तुर्की INSTC के पर्यवेक्षक देश नहीं हैं। और दूसरा है INSTC की परियोजना पर मूल रूप से भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच सहमति व्यक्त की गई थी। यहाँ पे दोनों की दोनों बातें जो है गलत हैं। पहली बात तो जान लेते हैं, अब ये तो गलत है, तो ये ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, पर अब हम जानते हैं कि INSTC क्या है। यानी INSTC का मतलब ये हो गया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के रूप में की गई थी, जिसका जो है सेंट पीटर्सबर्ग में भारत, ईरान और रूस के बीच जो है मूल रूप से इसकी सहमति व्यक्त की गई थी। इसमें 10 अन्य मध्य एशियाई जो देश हैं और पश्चिमी एशियाई देश जो है शामिल हुए थे। ठीक है, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, बुल्गारिया, ये सब जो है पर्यवेक्षक देश हैं। जबकि यहाँ पर जो ताजिकिस्तान दिया गया है, लिखा गया है कि और तुर्की, ये इसके पर्यवेक्षक देश नहीं है। ठीक है, तो ये बात एक गलत हो जाती है इसलिए। और पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान जो है INSTC समझौते के पक्षकार नहीं है, लेकिन परिवहन गलियारे का उपयोग जो है करते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है यहाँ युद्धाभ्यास दिया गया है और उसके भागीदार देशों दिए गया और हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही है। जायर अल बहर, भारत और सऊदी अरब नहीं, ये भारत और कतर के बीच जो है युद्धाभ्यास आयोजित होता है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। अजय वारियर, ये भारत और ब्रिटेन, ये बात बिल्कुल सही है। अल मोहेद अल हिंदी, भारत कतर नहीं, ये कतर नहीं, ये जो है सऊदी अरब। ठीक है, तो केवल एक ही युग्म सही है, तो ऑप्शन ए इस 60 का जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। 61 कहता है कि निम्नलिखित में से किस इमारत पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, राज्य विधानसभा, बिल्कुल। विदेशों में भारत के राजनयिक मिशन का परिसर, ये भी बिल्कुल। मिशनों के प्रमुखों को उनकी मान्यता के वाले जो देश हैं उनके निवास स्थान पर, ये भी बात बिल्कुल सही है। विदेशों में भारतीय वाणिज्य दूतावास जो हैं उनकी इमारतों के प्रवेश द्वार, ये भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 बताना है कि कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका निर्माण 1957 के बाद किया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, ये आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, नागालैंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो तीसरा, चौथा और पाँचवा, महाराष्ट्र, नागालैंड, छत्तीसगढ़, ये तीन ही ऐसे राज्य हैं जिनका निर्माण 1957 के बाद किया गया था। महाराष्ट्र का निर्माण जो है 1957 में किया गया, 1960 में किया गया था, और नागालैंड का 1963 में किया गया था, और ये जो छत्तीसगढ़ है उसका निर्माण 2000 में किया गया था। आप लोग सभी लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन तीनों का जो है गठन 2000 में हुआ था, और महाराष्ट्र और गुजरात, इनका गठन 1960 में हुआ था। और आंध्र प्रदेश जो लिखा गया है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश का गठन जो है 1953 में हुआ था, 1953। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, इसका गठन जो है 1956 में, 1956। तो 1957 के बाद यही तीन राज्य हैं, 1960, 1963 और 2000। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 गोल 2.0 परियोजना संयुक्त रूप से मेटा, जिसको हम अब पहले फेसबुक कहते थे, और किसके द्वारा जो है लॉन्च की गई है। ये जो है जनजातीय मंत्रालय और फेसबुक के द्वारा, यानी जो पहले फेसबुक अब मेटा बोला जाता है,
गोल 2.0 परियोजना लॉन्च की गई। गोल 2.0 परियोजना क्या है, पहली बात तो जान लेते हैं। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, ठीक है, GOL का मतलब यही है, गोल। इसका जो है, इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। इसका उद्देश्य क्या है, जो मेंटोर हैं, सलाहकार या प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, उनको जो है प्रशिक्षु की अवधारणा के माध्यम से जनजातीय युवाओं और महिलाओं का डिजिटली सशक्तिकरण करना है, ठीक है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से जो फेसबुक इंडिया द्वारा वित्त पोषित है। इस चरण में जो प्रशिक्षु हैं उनको 3 पाठ्यक्रम आधारों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। संचार और जीवन कौशल, डिजिटल उपस्थिति को सक्षम बनाना, नेतृत्व उनकी क्षमता को बेहतर बनाना और उद्यमिता को बेहतर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, GST परिषद, GST काउंसिल के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला लिखा गया है कि उसका उल्लेख 252 आर्टिकल के अंतर्गत किया गया। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। इसका गठन जो है आर्टिकल 279A के तहत 101वें संविधान संशोधन 2016 में इस आर्टिकल के माध्यम से की गई, इसलिए पहला कथन गलत हो जाए। दूसरा है केंद्रीय राजस्व सचिव परिषद के पदेन सचिव के रूप में कार्य करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। और केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष अस्थायी आमंत्रित व्यक्ति होते हैं और उनके पास मतदान का अधिकार होता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल गलत है। तो केवल दूसरा और तीसरा ही ऑप्शन है जो उसको सही बताते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, पीठमय मृदा निम्न वर्षा और कम आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बात तो बिल्कुल गलत है। जो पीठमय मृदा होती है, यानी दलदली वाली जो मृदा होती है, वो अधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए ये गलत हो जाता है। पीठमय मृदा बिहार के उत्तरी भाग और उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, बात बिल्कुल सही है। वन मृदाएं घाटी के किनारों पर दोमट और बलुई होती हैं और ऊपरी ढलानों पर मोटे दाने वाली होती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो इसका अगर दूसरा तीसरा सही होता है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। ये पूछता है कि I2U2 के संबंध में बताइए कि ये कौन सी बातें यहाँ पे सही हैं। इसे वेस्ट क्वाड के नाम से भी जाना जाता है, वेस्ट एशियाई क्वाड के रूप में जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ, I2U2 में जो है इंडिया, इज़राइल, USA और UAE, ये 4 देश शामिल हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम जो है I2, ये 2 I से हो जाता है I2 और 2 U से हो जाता है U2, यही मिलकर के हो जाता है I2U2, ठीक है। और दूसरा कथन कहता है कि I2U2 की स्थापना ओस्लो समझौते के अनुसार हुई थी। नहीं, ये बात यहीं पे गलत हो जाती है। अब्राहम एकॉर्ड जो हुआ था उसी के संबंध में, उसी के अनुसरण में जो है I2U2 का गठन किया गया था, इसलिए बात गलत हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका केवल राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में बताना है, उनके प्रावधानों को बताने के इनमें से कौन से प्रावधान सही लिखे गए हैं। पहला है उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोनों की दोनों बातें जो हैं सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो है आर्टिकल 66 जो है बात करता है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी बातें सही। पहला है इससे द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, बिल्कुल। इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी बातें सही हैं। पहला है भारतीय राज्य कर्नाटक में विश्व के सबसे समृद्ध मोनाजाइट भंडार है। नहीं, यहाँ पे कर्नाटक नहीं, यहाँ पे केरल और तमिलनाडु जो राज्य हैं, यहाँ पर विश्व के सबसे समृद्ध जो है मोनाजाइट के भंडार मौजूद हैं, ठीक है। और उनके अलावा जो है ये आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम और उड़ीसा में महानदी का जो डेल्टा है वहाँ पर भी मोनाजाइट के भंडार हैं, ठीक है।
यूरेनियम का निष्कर्षण मोनाजाइट ऐश से किया जाता है, नहीं, मोनाजाइट ऐश का निष्कर्षण जो है थोरियम, मोनाजाइट ऐश से जो है थोरियम का निष्कर्षण किया जाता है, ना कि यूरेनियम का। यूरेनियम का निष्कर्षण जो है पिच ब्लेंड नामक ऐश से किया जाता है, पिच ब्लेंड, ठीक है। तो ये भी बात गलत हो जाती है। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में स्थित एक जियोथर्मल एनर्जी संयंत्र है, बिल्कुल, तीसरा सही है। भारत के पश्चिमी भाग में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है, बिल्कुल। यहाँ पे तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में कौन सी भू आकृति उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीपों की विशेषता है जिनमें केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? ये है प्रवाल, कोरल आइलैंड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और जो निमग्न द्वीप होते हैं जिनको गैड बोला जाता है, यहाँ पर निमग्न लिखा गया है ना, इसको गैड भी बोलता है। ये चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं, इनके चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं जो है प्रदर्शित होती हैं। ये 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवं निमग्न द्वीप उपस्थित हैं जो प्रशांत महासागर में मौजूद हैं, ठीक है। और कैनियंस जो यहाँ पे लिखा गया, ये गहरी घाटियाँ होती हैं, कैनियंस, ये गहरी घाटियाँ होती हैं जो कई बार नदियों के मुहाने से आगे की ओर जो विस्तृत होकर महाद्वीपीय शिल्प और ढालों को आर पार काटती हुई नजर आती हैं। गर्त आप सभी लोगों को पता ही है, प्रवाल मैंने आप सभी लोगों को बता ही दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है। पहला है पेग्मेटाइट और ज्वालामुखी ब्रेसिया रूपांतरित चट्टानों के प्रकार हैं, ये बात गलत है। पिंडशिला और चूना पत्थर अवसादी चट्टानों के प्रकार, ये बात बिल्कुल सही है। तो गलत बताना था हमें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। और 72 पे चलते हैं। हाल ही में आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स प्लस पहल का हिस्सा नहीं था? याद रखिएगा, ब्रिक्स प्लस की बात कर रहा है ये, ठीक है। और ये भी पूछ रहा है कि हिस्सा नहीं था, तो जर्मनी ही एक ऐसा देश था जो ब्रिक्स प्लस का सदस्य देश नहीं था। आप लोग इसको जो है एक्सप्लेनेशन आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। 72 तो हो गया, 73 पे चलते हैं। हाथी के संबंध में बताना है, इनमें कौन सी बातें सही? पहला है केरल में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, नहीं। कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए गलत है। हाँ, दूसरा है हाथियों में गर्भावस्था और गर्भधारण की क्षमता सभी स्तनधारियों में सर्वाधिक होती है, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और ये कितनी होती है? 680 दिनों की जो है इनका गर्भावस्था का काल जो होता है। तो केवल बी सही है यहाँ पे, केवल दूसरा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, मिशन वात्सल्य के संदर्भ में बताना है, ये कौन कौन सी बातें यहाँ पे सही हैं, ठीक है। पहला है इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, ये बात गलत है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही, नहीं, यह केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में क्रियान्वित की जा रही है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के मिल करके जो है इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। और क्रियान्वित करने वाले में कौन कौन है मैं आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है ये भी बात गलत है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो दोनों बातें यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। कुष्ठ रोग के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है, ठीक है। पहला है यह कवकी रोग है, नहीं, ये बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। एक सेकेंड, इसलिए पहला वाला कथन जो है गलत हो जाता है। दूसरा है ये इसे हैंसेन रोग के रूप में नाम में जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसे हैंसेन रोग भी बोला जाता है। क्लोफिजेमाइन एकमात्र ऐसी दवा है जो वर्तमान में कुष्ठ रोग के उपचार के लिए उपयोग की जाती है, यही एकमात्र दवा नहीं है। इसके अलावा जो है डैप्सोन, रिफैम्पिसिन, ठीक है, 2 दवाएं हैं। और इसके साथ साथ में ये क्लोफामाइजाइन भी ये जो है एक दवा है जो कुछ रोगों के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो केवल यही दवा है, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पर
हमें पूछा कि सही नहीं है, तो पहला और तीसरा ही ऐसे हैं कथन है जो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। 76 कहता है कि सिंगल क्रिस्टली स्कैंडियम नाइट्राइड, सिंगल क्रिस्टल स्कैंडियम नाइट्राइड SCN, बताना है कि इनमें से कौन सी बातें उसके लिए सही हैं। यह अवरक्त किरणों को नवकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है, यानी यह जो रेड वायलेट किरणें होती हैं उनको जो है नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम है। तो यही बात सही है, केवल ए ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, दक्कन पठार के बारे में पूछा है। अब बताने कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पूर्वी घाट, पहला कथन है पूर्वी घाट जिसमें असंतत निचली पहाड़ियाँ मौजूद हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है पश्चिमी घाट को कर्नाटक में इलायची या कार्डमम हिल्स के रूप में जाना जाता है। नहीं, इनको कार्डमम हिल्स के रूप में नहीं जाना जाता है, इनको नीलगिरी पहाड़ी के रूप में जो है जाना जाता है, ये वेस्टर्न घाट को कर्नाटक में। ठीक है, और इसके अलावा भी जो है महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, और तमिलनाडु में भी नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। केरल में अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी वाली बात तो गलत इसलिए हो जाती है, तो केवल ए ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। हमें बताना है कि जो निम्नलिखित भू आकृतियाँ दी गई हैं इनमें से बताना है कि कौन सी भू आकृतियाँ हैं जो जिनका निर्माण जो है निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। ब्रेडेड चैनल्स गुफा, हाँ इनका जो है निर्माण निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। हिमोड़, हाँ इनका भी निर्माण जो है जो गोलाश्म मृत्तिका होती है उनके जमाव से हिमोड़ का निर्माण होता है, तो ये भी निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। स्टेलेग्माइट, ये भी इनका ग्राउंड पे इनका निर्माण होता है, ये भी निक्षेपण के फलस्वरूप होता है। घोलरंध्र ये तो जो है अपर्दन के फलस्वरूप होता है, तो ये जो है निक्षेपण से नहीं होता। घाटियाँ, इनका भी निर्माण जो घाटियों का निर्माण होता है वो भी इनका निर्माण कटाव के फलस्वरूप ही होता है, तो ये निक्षेपण के फलस्वरूप नहीं होती हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, मेटावर्स के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। देखिए अनुप्रयोग से सवाल जो है यूपीएससी बहुत सारे पूछती है। अभी AI पिछले जो है एग्ज़ाम में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया था, मशीन लर्निंग से पूछा गया था। ठीक है, तो जो भी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं उनके अनुप्रयोग से संबंधित सवाल जो है यूपीएससी आने वाले सालों में पूछता रहता है, तो इसलिए जो है उनके अनुप्रयोग को ज़रूर पढ़ें आप लोग। तो देखिए पहला है इसमें ई-कॉमर्स, वर्चुअल टूरिज़्म, शिक्षण, अधिगम, स्वास्थ्य है। ये चारों के चारों बातें जो है इसके अनुप्रयोग के अंतर्गत आ जाएंगी, तो ये इसका राइट आंसर। पहली बात तो अब जान लेते हैं मेटावर्स क्या होता है। देखिए मेटावर्स जो है सिमुलेटेड, ये एक डिजिटल इन्वायरमेंट होता है जो वास्तविक दुनिया की नकल करते हुए समृद्ध उपयोगकर्ता संपर्क वाले स्थान के सृजन के लिए सोशल मीडिया से प्राप्त सूचनाओं के साथ साथ ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी और उसके साथ साथ में जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही नहीं हैं। यह उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें दक्षिण पश्चिम पंजाब के अर्धशुष्क क्षेत्र शामिल है, ये भी बात सही है। जबकि पूछा है कि सही नहीं है, यहाँ भी दोनों बातें सही हैं, ना तो 1 ना तो 2, ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर स्टेशन है तो रामागुंडम सोलर पार्क, ये जो है तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। 82 कहता है कि निम्न कथनों को बताइए इनमें से कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, पहला है जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। तो पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है रेगिस्तान और ध्रुवीय क्षेत्रों में ऐसे शुष्क और ठंडे क्षेत्रों में जलवाष्प वायु का 1% से भी कम हिस्सा होता है, ये भी बात सही है। जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है, नहीं, जलवाष्प की मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम जाते हैं तो घटती जाती है। ठीक है, जलवाष्प की वायु की स्थिरता और अस्थिरता में भी योगदान देती है, सही बात है। तो पहला, दूसरा और चौथा ही सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 83, क्लाउड सीडिंग के बारे में प्रश्न किया गया है और पूछा है कि इसमें कौन सी बातें सही हैं। पहला है सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है। वर्षा के लिए संघनन और आर्द्रताग्राही जो नाभिक होते हैं उनकी आवश्यकता जरूर होती है, बिल्कुल। अगर आर्द्रता नहीं होगी वायुमंडल में तो हम जो है क्लाउड सीडिंग के द्वारा भी वर्षा नहीं करा सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है क्लाउड सीडिंग के लिए नमी से भरे बादलों की उपस्थिति आवश्यक है, जिसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। तो ये तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। कौन सी भूमिका पौधों में मैड27 जीन द्वारा निभाई जाती है? यह नाइट्रेट अवशोषण को नियंत्रित करता है, बिल्कुल। यह जड़ के विकास में मदद करता है, ये भी बात सही है। यह तनाव सहने की क्षमता में मदद करता है, ये भी बात सही है। ठीक है। तो तीनों बातें यहाँ पे सही हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। प्रत्यक्ष धान बीजारोपण, डायरेक्ट सीडिंग राइस, DSR मेथड का उपयोग करके हम जो है एक तकनीक इस्टेब्लिश किए हुए हैं, उससे हम जो है धान को जो है बीजारोपित करेंगे। ठीक है। पहला है ब्रॉडकास्टिंग सीड तकनीक के नाम से भी जाना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। इस विधि में बीजों को सीधे खेतों में बुआई की जाती है, बिल्कुल सही बात है। पौधों की बुआई से पहले रोपाई या नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। इसके लिए नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो पहला और दूसरा ही सही है केवल, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। आप लोगों को पता है कि 1 kg अगर 1 किलो आप लोगों को चावल पैदा करना है तो आप लोग कितना एवरेज कितना जो है पानी की आवश्यकता होती है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये 3000 से 5000 लीटर, 3000 से 5000 लीटर औसतन पानी की आवश्यकता होती है जब आपको 1 लीटर जब आपको 1 किलो चावल की पैदावार करनी होती है। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा कारक पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ठीक है, याद रखिएगा। इसके परिप्रेक्ष्य में स्थल विन्यास ये होता है, सूर्य की किरणों के झुकाव ये भी होता है, दिन की लंबाई ये भी होता है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिक्रमा, यही बात है जो इसके लिए जो है सही साबित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बताना है कि इनमें से जो बातें लिखी गई है कौन सी बातें सही हैं। झारखंड में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है, नहीं, ये होगा बिहार। सबसे कम महिला साक्षरता दर बिहार में है, नहीं, ये है राजस्थान में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम है, और कितनी है वो है 52.66%। ठीक है, तो दोनों बातें गलत हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, बताने कौन सी बातें सही नहीं है। पहला है भारत का संघ पद भारत के क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा अर्थ समेटे है। आपको बताना है कि कौन सी बातें सही नहीं है। ठीक है, देखिए पहली बात ही गलत है, क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है ये पद जो है भारत के संघ के पद की तुलना में ज़्यादा अर्थ समेटता है। मतलब ये है कि जो बाद वाला पद है, यानी जो भारत के क्षेत्र वाला पद है, वो उसमें सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि पहले पद में न केवल राज्य बल्कि केंद्र शासित प्रदेश और वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा कभी भी अग्रहित किया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है। ठीक है, यानी भारत का क्षेत्र जो है ये अधिक विस्तृत शब्द है भारत का संघ इसकी तुलना में। ठीक है, तो पहला कथन तो इसलिए गलत हो जाता है। अनुच्छेद 31 भी 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को सभी मौलिक अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है, बात सही है। तो दूसरा सही, हमें गलत बताना है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला है दुनिया में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक
वियतनाम है। बिल्कुल सही बात है। यह एक जल प्रधान फल है। नहीं, ये जल प्रधान फल नहीं है भैया, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। तो ऑप्शन ए इसका केवल राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 90, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। पहला है भारत भौगोलिक दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा देश है जिसके पास एक से अधिक जो है टाइम जोन नहीं है। और दूसरा है फ्रांस दुनिया भर में सबसे अधिक टाइम जोन वाला देश है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये पहली वाली बात ही गलत है, क्योंकि भारत में टाइम जोन जो है इसके अलावा भी और भी जो देश हैं वहाँ पे एक से अधिक टाइम जोन है। तो दूसरा वाला केवल कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, रूस और अमेरिका में 11-11 टाइम जोन है और फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है वो है, उनकी संख्या है 12। क्वेश्चन नंबर 91 इसमें कहता है कि वायुमंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में बताना है, इनमें कौन सी बातें सही। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता बल के समानांतर कार्य करता है। गलत बात है। इस दाब प्रवणता बल के लंबवत कार्य करता है, लंबवत कार्य करता है, न कि समानांतर। ठीक है। कोरियोलिस बल दक्षिणी गोलार्ध में वायु को दाहिनी ओर विक्षेपित करता है। नहीं, ये दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ करता है। तो ये भी बात गलत हो जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात वायु की दिशा का पैटर्न वामावर्त होता है। ये बात सही है, तो सी ही केवल इसका राइट आंसर बनता है। और कोरियोलिस बल क्या होता है, पृथ्वी का जो है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके घूर्णन से पवनों की दिशा प्रभावित होती है, उससे एक उसकी तरफ एक जो है बल कार्य करता है जिसे हम कोरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है। इस बल से ही जो है जो हवाएं होती हैं, जो पवनें होती हैं, उनकी दिशा निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 92, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया। इनमें से पूछ रहा है कौन सी बातें सही नहीं है। पहली बात, जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये 6.5 मीटर का प्राथमिक दर्पण युक्त एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। पहली बात, यहीं से ये बात गलत हो जाती है। ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जबकि यहाँ पे ये अल्ट्रा वायलेट दिया हुआ है। ठीक है। और 2021 में जो है टेलीस्कोप को फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2021 में। और हमारे ब्रह्मांड में इतिहास के प्रत्येक चरण का अध्ययन ये करेगा। बिग बैंग के बाद पहली प्रतिदीप्ति से लेकर के जीवन का समर्थन करने में सक्षम पृथ्वी जैसे ग्रहों और हमारे सौर मंडल का विकास जो है इसके अंतर्गत शामिल है। अब वेब टेलीस्कोप को निर्माण करने में जो एजेंसियां हैं वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कनेडियन स्पेस एजेंसी और नासा। ठीक है, ये 3 एजेंसियां हैं जिन्होंने मिल करके जेम्स वेब टेलीस्कोप का निर्माण किया हुआ है। तो दूसरा कथन है इसमें नासा और यूरोपीय कनाडियन ये रूसी एजेंसी के बीच शामिल है। नहीं, ये भी बात गलत है। यूरोपियन तो ठीक है, नासा भी ठीक है, कनेडियन भी सही है, रूसी नहीं है। तो इसलिए दोनों बातें गलत हैं। और मैं पूछा कि कौन सी बातें सही नहीं हैं, तो दोनों बातें हैं गलत हैं। ठीक है, तो सी इसका 92 का सी ऑप्शन हो जाता है सही। नंबर 93, रबड़ के संदर्भ में पूछा है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं। यह एक भूमध्यसागरीय फसल है, मेडिटेरियन फसल। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसकी उष्णतम वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। नहीं, 25 डिग्री कम से कम तो चाहिए ही चाहिए, 25 डिग्री, तो इसलिए गलत है। यह समृद्ध जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से बढ़ता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला तीसरा ही सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, सतलज नदी के संदर्भ में बताना है। यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है। ठीक है। लुहरी पनबिजली परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है। ये भी बात सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, और बताना है कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में बताना है कि इन कौन सी बातें सही नहीं है। ज्वालामुखीता अंतर्जनित प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ये बात तो सही है।
सभी बहिर्जनित भू आकृतियाँ प्राकृतिक अनाच्छादन भी कहलाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। पटल विरूपण एक बहिर्जनित प्रक्रिया नहीं, ये तो कहाँ है। पटल विरूपण जो है एक अंतर्जनित प्रक्रिया है, ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाता है। जलयोजन रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं का एक उदाहरण है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें गलत ही बताना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, जलवायु के प्रकार और उसके क्षेत्र। आइए आप लोग जो है इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो हम 97 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि जो है G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में बताइए कि कौन सी बातें सही हैं, ठीक है। तो 97 G20 अब बताओ कितने सदस्य देश हैं। उसमें 19 देश हैं और एक समूह है। अब वो समूह कौन सा है आप लोग मुझे बताइए। देखिए अब ये बताना है कि कौन सी बातें सही नहीं है। 97 19 देश और मैं बता देता हूँ यूरोपियन यूनियन जो है प्लस 19 देश इज इक्वल टू G20। ओके, चलिए अब पहला क्वेश्चन, इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा। G20 के सेंट्रल गवर्नर्स को शेर्पाओं की एक अनूठी प्रणाली द्वारा तय किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। G20 में नहीं मतलब हमें सही बताना है ना, तो ये सॉरी एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सही। G20 में विश्व बैंक और यूरोपियन का भी प्रतिनिधित्व है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। नहीं, विश्व बैंक नहीं है, सॉरी, तो ये गलत हो जाता है और हमें गलत ही बताना था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। मैंने बताया ना आपको कि यूरोपियन यूनियन शामिल है और बाकी 19 देश शामिल है जो मिलकर के G20 का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब G20 का मुख्यालय कोई नहीं है, इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है, मतलब इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। अभी नया जो कोई 10 अगर सदस्य देश बना है G20 का, तो वो है नाइजीरिया, इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और G20 का गठन जो है 1999 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, हमें बताना है कि कौन सी बातें सही नहीं है। मृदा जनन अपक्षय क्रिया से स्वतंत्र है। नहीं, मृदा जनन अपक्षय क्रिया पर निर्भर करता है, इसलिए ये बात गलत हो जाती है। स्वतंत्र कैसे हो सकता है। मृदा आमतौर पर खड़ी ढलानों पर मोटी और सपाट ढलानों पर छिछली होती है। ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो गई हैं, यानी मृदा आमतौर पर खड़ी ढलानों पर जो है छिछली होती है और सपाट ढलानों पर मोटी होती है, तो इसलिए ये बात भी गलत हो जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है, यानी दोनों बातें गलत हैं। 99 कहता है कि केवल 13 ऐसे देश हैं जहाँ पर जंगलों में अभी भी बाघ पाए जाते हैं, जिनमें टाइगर रेंज कंट्री कहा जाता है। उन देशों का समूह दिया गया और बताना है कि उन श्रेणी में कौन सा ऐसा देश है जो उसके श्रेणी का हिस्सा नहीं है। तो मलेशिया, म्यांमार और श्रीलंका ऐसे देश हैं जो इनके ग्रुप में इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको 13 देशों का नाम बता देता हूँ। भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस डेमोक्रेटिक, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। यहाँ पर ये जो गलत करने का सबसे बड़ा रीज़न है, ये श्रीलंका ही शामिल है। श्रीलंका इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, वर्षा वितरण के संदर्भ में बताना है कि इनमें से कौन सी बातें सही हैं, ठीक है। देखिए, गुजरात के दक्षिणी भागों में पूर्वी तमिलनाडु में 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। बिल्कुल ठीक बात है ये तो। भारत के कुछ भागों जैसे जयंतिया हिल्स में वर्षा 1000 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देखिए, आज हमने टेस्ट नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। आप लोग जितने भी वीडियोस बनाएंगे उनको बारी बारी से देख करके रिवीजन करते रहिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभदायक होने वाला है ये। जितने भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जितने भी PDF आपको दिए जाते हैं, उनको अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।